तो चलिए आज बात करते हैं एक काफ़ी अहम घटना पर। ये 23 जून 2025 की बात है जब ईरान ने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है उस पर मिसाइलें दागी। हाँ, और ये कोई छोटा-मोटा बेस नहीं है, ये तो मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है। बिल्कुल। और इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी हमले पर, मतलब इसके पीछे की वजह है क्या थी, क्या नतीजे निकले, इसी पर है। हाँ, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी कार्रवाई क्या थी और इसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं। और सबसे अजीब बात, जैसा कि आपने कहा, इतनी बड़ी जगह पर हमला, लेकिन हुआ क्या? करीब 6 से 19 मिसाइलें दागी गई, पर कोई जानी नुकसान नहीं, कोई बड़ा डैमेज भी नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल अजीब है और यहीं से परतें खुलना शुरू होती हैं। हाँ, तो चलिए खोलते हैं। अच्छा, ये भी बताया गया कि ये हमला असल में 2 दिन पहले, मतलब 21 जून को ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, उन पर जो कथित अमेरिकी हमला हुआ था, उसके जवाब में था। हाँ, और यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है। जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ईरान ने हमला करने से ठीक पहले, मतलब बाकायदा कतर को इसकी इत्तला दी थी, जानकारी दी थी। अच्छा, हमला करने से पहले चेतावनी, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। हाँ, असामान्य है और इसी वजह से फिर कतर ने फौरन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, अपनी एयर डिफेंस को एकदम हाई अलर्ट पे डाल दिया। तो ये पहले से बताना, इसका मतलब क्या है? ये साफ इशारा है, मतलब ईरान का इरादा शायद खून खराबा करना या कोई बड़ी जंग छेड़ना नहीं था। वो शायद तनाव को एक लिमिट में रखना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक तरह से अपनी ताकत दिखाने जैसा था। हाँ, एक प्रतीकात्मक कार्रवाई, जैसे यह कहना कि देखो हम निशाना लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जताना कि वो हालात को पूरी तरह बिगड़ने नहीं देना चाहते। वैसे भी ज़्यादातर मिसाइलों को तो कतर और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। और जो एक गिरी भी, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक मिसाइल बेस के पास गिरी जरूर, लेकिन उससे भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कोई घायल नहीं, कोई डैमेज नहीं। हम्म, ये वाकई एक बहुत सधा हुआ कैलकुलेटेड कदम लगता है। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रिया आई वो भी कुछ ऐसी ही थी। हाँ, उन्होंने हमले को कहा कि ये बहुत कमज़ोर था, जो अपने आप में एक बयान है। और उन्होंने ईरान को शुक्रिया भी कहा अग्रिम जानकारी देने के लिए। हाँ, ये भी हुआ। उन्होंने ईरान का धन्यवाद किया कि पहले बता दिया और साथ ही तनाव कम करने और डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति पर जोर देने की बात कही। ये शुक्रिया वाली बात तो वाकई में बहुत ध्यान देने वाली है। बिल्कुल, और बाजार ने भी शायद इसी चीज़ को समझा। हाँ, बाजार का क्या हुआ? शुरू में तो डर लगा होगा। हाँ, शुरू में तो डर फैला। तेल की कीमतें एकदम से ऊपर चली गईं, किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कहीं बात बढ़ ना जाए। लेकिन फिर लेकिन जैसे ये खबर साफ हुई कि हमला बहुत सीमित था, जानबूझकर कमजोर रखा गया था और कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो कीमतें वापस नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड तो करीब 7% गिर गया। अच्छा, और अमरीकी शेयर बाजार? वो भी संभल गए, उनमें भी तेजी आई। ऐसा लगा जैसे बाजार ने इसे फौजी हमले से ज्यादा एक तरह का जियोपॉलिटिकल सिग्नल माना। एक संकेत। हाँ, बिल्कुल। बाजार की ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि शायद निवेशक अब इस तरह की नपी तुली प्रतीकात्मक कार्रवाइयों के शायद आदी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या विश्लेषक भी यही मान रहे हैं? नहीं, यहीं पर एक और पहलू आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो चिंता जता रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये घटना शायद भविष्य की एक झलक हो सकती है। मतलब किस तरह की झलक? उनका मानना है कि हो सकता है ईरान आगे चलकर हॉर्मूज जलडमरू मध्य, जो तेल के लिए बहुत अहम रास्ता है, वहां जहाजों की आवाजाही को निशाना बनाए या अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को परेशान करे। अच्छा। या फिर साइबर हमलों का सहारा ले, या फिर जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उस इलाके में उनके ठिकानों को निशाना बनाए। तो मतलब सीधी लड़ाई के बजाय दूसरे तरीकों से। हाँ, बिल्कुल। इसी को कहते हैं असम्मित रणनीति या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। असम्मित रणनीति, ये क्या होता है? मतलब आसान शब्दों में। हाँ, इसका मतलब है कि जब दो पक्षों में ताकत का बहुत अंतर हो, तो कमजोर पक्ष सीधी टक्कर लेने के बजाय ऐसी तरकीबें अपनाता है जहां वो दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठा सके, जैसे साइबर हमले या प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करना या फिर समुद्री व्यापार में रुकावट डालना। वो तरीके जिनसे बड़े दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके बिना सीधी जंग के। अच्छा, तो ये जो हमला था ये भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, इस बदलाव का असल मतलब क्या है? क्या अल उदीद पर ये जो नियंत्रित हमला हुआ, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या ये भविष्य में इस क्षेत्र में टकराव के तौर तरीकों का कोई नया पैटर्न सेट कर रहा है?
मतलब क्या हम ऐसे और भी संदेश वाले हमले देखेंगे जिनका मकसद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपनी ताकत या इरादा जताना होगा? हाँ, ये एक संभावना है, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या इस तरह की कार्रवाइयां वाकई में तनाव को कंट्रोल में रखती हैं या फिर अनजाने में किसी बड़ी गलती या गलतफहमी का खतरा और बढ़ा देती हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बात को बहुत आगे ले जा सकती है। बात तो सही है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये जो अल उदीद पर हमला था, ये एक बहुत सोच समझकर किया गया जवाबी कदम लगता है। हाँ बिल्कुल। पहले से चेतावनी दी गई, कोई हताहत नहीं हुआ, और इसका जो प्रतीकात्मक असर था वो इसके असल नुकसान से कहीं ज्यादा था। सही कहा। बाजार भी पहले घबराया लेकिन फिर संभल गया। तो लगता है ईरान का इरादा साफ था, अपनी ताकत दिखाना, लेकिन एक बड़ी जंग से बचना। निश्चित रूप से ये एक तरह से तलवार की धार पर चलने जैसा था। अपनी क्षमता भी दिखानी है और युद्ध की आग भी नहीं भड़कानी। और शायद आज की इस उलझी हुई दुनिया में जहां कई देश परमाणु शक्ति के करीब है, हाँ बिल्कुल, जहां परमाणु क्षमताएं भी खेल में हैं, वहां राष्ट्रों के बीच इस तरह के सूक्ष्म, मतलब बहुत बारीक इशारों और नपी तुली कार्रवाइयों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे सीधी लड़ाई की जगह अब सिग्नलिंग और संदेश देना ज्यादा अहम होता जा रहा है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। कि इस तरह की सावधानी से की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई, जिसमें पहले से चेतावनी दी गई और किसी नुकसान से बचा गया, ये भविष्य में दो देशों के बीच तनाव की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के नियम या उम्मीदें कैसे बदल सकती हैं, खासकर तब जब परमाणु क्षमताएं भी समीकरण का हिस्सा हों। क्या ये एक नया नॉर्मल बन सकता है? सोचने वाली बात है।